आज हम लोगों को आर्थिक विचारों के इतिहास में मार्शल का योगदान पढ़ना है। अल्फ्रेड मार्शल, हम लोगों ने इनके बारे में बहुत कुछ, एक तरह से माइक्रो इकोनॉमिक्स में बीए पार्ट 1 में हम लोगों ने जितना कुछ पढ़ा उसका बहुत कुछ हिस्सा वो मार्शल का ही था। तो हम लोगों ने मार्शल के बारे में बहुत विस्तार से देखा है। यहाँ थोड़ा सा सिर्फ उसको सिस्टमेटिक तरीके से उसके मुख्य क्या योगदान है उनके बारे में हमको चर्चा करनी है। मार्शल का जन्म 1842 में क्लैपहम, लंदन में हुआ था। यह नवप्रतिष्ठित अर्थशास्त्र का प्रवर्तक माना जाता है और पहली बार इसने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक शब्द का प्रयोग किया। कहा जाता है कि इकोनॉमिक्स में प्रिंसिपल और इकोनॉमिक्स दो शब्दों का प्रयोग पहले मार्शल ने किया। इसके पहले हम लोग या थियरी का इस्तेमाल करते थे या पॉलिटिकल इकोनॉमी का इस्तेमाल करते थे। इकोनॉमिक्स का प्रयोग नहीं करते थे या प्रिंसिपल्स शब्द का प्रयोग नहीं होता था। तो मार्शल ने पहली बार 1890 में जब प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स का प्रकाशन किया तो उसमें प्रिंसिपल और इकोनॉमिक्स इसको पहली बार इसने प्रयोग किया। एडम स्मिथ, वान थोनेन और बैंथम आदि ने मार्शल को प्रभावित किया। मार्शल उपयोगितावादी दर्शन में विश्वास करता था। माल्थस एवं रिकार्डो के विचारों को मार्शल ने रेखा चित्रों के माध्यम से स्पष्ट किया, क्योंकि मार्शल एक गणितज्ञ था। ये बात ध्यान देने वाली है कि माल्थस और रिकार्डो ने जो बातें कही उनको ज़्यादा बेहतर ढंग से, ज़्यादा स्पष्ट तरीके से समझाने का प्रयास मार्शल ने किया और इसके लिए उसने रेखा चित्रों का प्रयोग किया। मैंने आपसे कई बार कहा है कि हम अपनी बात को स्पष्ट ढंग से कहने के लिए तमाम तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। जब हम सीधे नरेशन में कोई बात कहते हैं और सामने वाला नहीं समझ पाता है तो उसे उदाहरण देकर समझाते हैं, तब भी नहीं समझ में आता है तो चित्र बनाकर समझाते हैं। तो इसका मतलब कि ये विभिन्न तरीके हैं अपने प्रस्तुति को आसान तरीके से श्रोता तक पहुंचाने के। तो जो माल्थस और रिकार्डो ने कहा था वह नरेशन में या जिस तरीके से कहा गया शायद लोगों की समझ में कम आ रहा था, तो मार्शल ने उसे रेखा चित्रों के द्वारा बता करके उसे ज़्यादा क्लियर कर दिया। एक बात लेकिन यहाँ और जान लेने की ज़रूरत है कि मार्शल यद्यपि गणित का विद्यार्थी था, लेकिन वह इकोनॉमिक्स में गणित के प्रयोग को बेहतर नहीं मानता था। इसीलिए उसने गणितीय विश्लेषण को अपेंडिक्स में डाल दिया। मेन कंटेंट में उसने गणित का प्रयोग नहीं किया। तो उस समय के सच्चे गणितज्ञों ने अर्थशास्त्र में गणित के उपयोग को महत्व नहीं दिया। ठीक है। मार्शल ने कहा कि अर्थशास्त्र का उद्देश्य केवल प्रकाश देना नहीं बल्कि फल देना है। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उस समय तक यह बात चर्चा में थी कि अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है और इसका कार्य सिर्फ वस्तु स्थिति का ज्यों का त्यों व्याख्या करना है, उसका समर्थन या उसकी निंदा करना नहीं है, उसकी अच्छाई बुराई के बारे में कुछ बताना नहीं है। अर्थात यह वास्तविक विज्ञान है और क्या है का अध्ययन करता है, क्या होना चाहिए का अध्ययन इकोनॉमिक्स नहीं करता। अर्थात यह समर्थन और निंदा नहीं करता। ऐसे में मार्शल ने यह बात कही कि यह केवल प्रकाश देने वाला विषय नहीं है, फल देने वाला है। अर्थात ये लाइट बियरिंग ही नहीं है बल्कि फ्रूट बियरिंग भी है। इसलिए इसका मतलब है कि हमें क्या होना चाहिए पर भी विचार करना चाहिए। मार्शल ने कहा कि अर्थशास्त्र का उद्देश्य केवल प्रकाश देना नहीं बल्कि फल देना है। मार्शल ने प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स को ज्योमेट्रिकली पहले उसको ज्यामितीय रूप में लिखा, परंतु इसे अपेंडिक्स की विषय वस्तु बना दिया। सबसे महत्वपूर्ण
एफ अपेंडिक्स है। उसकी किताब में तमाम अपेंडिक्स हैं, A B C D E F। तो सबसे जो महत्वपूर्ण अपेंडिक्स का मतलब होता है कि जो हम बाद में किताब में जोड़ देते हैं। ये चाहते हैं लोग जानें, लेकिन बीच में नहीं डालते कि कहीं हमारे पढ़ने को वो बाधित न करें। जैसे हम एक फ्लो में पढ़ते चले जा रहे हैं, अचानक बीच में गणित आ गई, अब मेरे समझ में नहीं आ रही, तो हम जो पढ़ रहे हैं वह भी हमको समझ में नहीं आएगा। तो हम उसको समझ लेते हैं, उसका गणितीय प्रस्तुतिकरण अलग से कर देते हैं। जिसको इच्छा हो वो पढ़ ले, और जिसको न इच्छा हो वो ना पढ़े। कम से कम जो केवल पढ़ करके समझ सकता है वो पढ़कर समझ ले, और जो गणित से समझना चाहता हो वो गणित से समझे। लेकिन जब आप बीच में डाल देते हैं तब उसको पढ़ना उसकी मजबूरी बन जाती है, क्योंकि बिना पढ़े तब आगे वो नहीं बढ़ सकता है। उसने स्मिथ की परिभाषा को नकारते हुए अर्थशास्त्र की नई परिभाषा दी। सबसे पहला जो कंट्रीब्यूशन है वो अर्थशास्त्र की परिभाषा का है। हम लोगों ने बड़े विस्तार से परिभाषा पढ़ी है और देखा है कि अर्थशास्त्र की परिभाषा में मार्शल ने कहा कि यह ठीक है, एक तरफ धन का अध्ययन करता है, लेकिन दूसरी तरफ उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और वह है मानव कल्याण का, यानी वह भौतिक कल्याण का अध्ययन करता है। अर्थात ये कहता है कि ये वेलफेयर इकोनॉमिक्स है, कल्याणवादी अर्थशास्त्र है। और इस तरह से उसने धन के रूप में जब अर्थशास्त्र की परिभाषा एडम स्मिथ ने दी थी, तो आपने देखा है कि बहुत बड़े पैमाने पर धन उद्देश्य के रूप में परिभाषित हो जाने के कारण बहुत बड़ी आलोचना इकोनॉमिक्स की शुरू हो गई थी कि ये तो कुबेर की विद्या है, गणित विज्ञान है, रोटी मक्खन का शास्त्र है, आदि आदि। आपको याद होगा कार्लाइल, रस्किन, मॉरिस डॉक, तमाम समाज सुधारकों ने अर्थशास्त्र की बड़ी आलोचना की। उस आलोचना से मार्शल ने अर्थशास्त्र को बचा लिया जब ये कह दिया कि यह तो कल्याण का शास्त्र है। यद्यपि उसने भौतिक कल्याण ही कहा था, और बहुत गहराई से अगर विचार करेंगे तो मार्शल की परिभाषा और रॉबिन्स की परिभाषा में कोई आपको बहुत बेसिक डिफरेंस दिखाई नहीं पड़ेगा। मार्शल, रॉबिन, एडम स्मिथ ने सीधे कह दिया कि धन का अध्ययन है, इसने कहा भौतिक कल्याण का अध्ययन है। भौतिक कल्याण का मतलब कि हमारी भौतिक सुख सुविधाओं का विस्तार है, क्योंकि वो मटीरियल रिक्विसाइट्स ऑफ वेलबीइंग की बात करता है, भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि की बात करता है। तो भौतिक सुख सुविधाएं, गाड़ी, बंगला, मोटर, कार, ये किससे मिलता है? धन से मिलता है। इसका मतलब कि एडम स्मिथ ने दरवाजे से धन को प्रवेश कराया था, इसने क्या किया? खिड़की से प्रवेश करा दिया। लेकिन बात दोनों एक ही कह रहे हैं, लेकिन एक झटके में चूंकि कल्याण शब्द इस्तेमाल हो रहा था तो लोगों को लगा कि ये कोई अच्छी बात हो रही है। इतना तो कम से कम अच्छा हो ही गया था कि जहाँ वास्तविक विज्ञान था उसको हट करके थोड़ा सा क्या होना चाहिए तक चला गया था। तो अब समर्थन और निंदा, अच्छाई और बुराई पर भी चर्चा शुरू हो चुकी थी। तो इसलिए पहला जो कंट्रीब्यूशन है इसका वो परिभाषा को लेकर के है। हालांकि परिभाषा में भी बहुत सारा विवाद है। इसने कहा सामान्य मनुष्य का अध्ययन, इसने कहा भौतिक क्रियाओं का अध्ययन, आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन, भौतिक सुख सुविधाओं की बात कही। तो अब ये सब अपने आप में विवाद का विषय हो गया कि सामान्य और असामान्य क्या है। जब कह दोगे कि सामान्य व्यक्ति का अध्ययन, तो पूछा जाएगा ना कि भाई असामान्य फिर क्या है। तो अब असामान्य अगर आप मानते हैं कि असामान्य व्यक्ति का आप अध्ययन नहीं करते, तो क्या वो लोग जो कंदराओं में रहते हैं, जो तपस्या करते हैं, जो मठों में रहते हैं, वो तो फिर सामान्य नहीं है, असामान्य है। तो उनका फिर क्या अध्ययन इकोनॉमिक्स में नहीं करेंगे? और यदि इकोनॉमिक्स में उनका अध्ययन किया जाता है जिनके सामने चुनाव की समस्या आती है, तो क्या उनके सामने चुनाव की समस्या नहीं आती है? इसका मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि किसको शामिल करें, किसको शामिल ना करें। आपने कहा आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, तो भाई मैं इस समय आपको पढ़ा रहा हूँ, इसके लिए मुझे वेतन मिलता है। लेकिन अगर यही मैं अपने घर में अपने बेटे को पढ़ाऊँ तब तो मुझे वेतन नहीं मिलेगा। क्रिया मेरी यहाँ भी वही है, वहाँ भी वही है, तो अब मेरा पढ़ाना आर्थिक होगा कि अनार्थिक होगा, ये कैसे तय होगा भाई कि मेरे पढ़ाने की क्रिया आर्थिक है या अनार्थिक है? क्योंकि वही क्रिया एक जगह आर्थिक है और एक जगह अनार्थिक है। भौतिक अभौतिक की बात आप कर रहे हैं,
तो एक तरह से जो आपने वर्गीकरण कर दिया, ये इस वर्गीकरण से तमाम कन्फ्यूज़न पैदा हो गया। तो परिभाषा में तमाम बुराइयां भी थी, लेकिन फिर भी इसके बाद भी परिभाषा सीधे धन का विज्ञान कहने से तो बेहतर ही थी। इसलिए बहुत लंबे समय तक 1890 में प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स आई और 1932 में रॉबिन्स की नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस आई। कम से कम इतना दिन तक तो लोग माने ही कि ये मार्शल की परिभाषा बहुत अच्छी है और यह भौतिक कल्याण की बात करती है, अर्थात कल्याणवादी अर्थशास्त्र के पहलू को मार्शल ने जो उठाया वो कम से कम नहीं कुछ तो 30-40 साल तक तो लोगों की समझ में आया ही कि ठीक कह रहा है। वो जब रॉबिन्स आ गया और उसने कहा कि यह सीमित साधन और असीमित आवश्यकताओं के बीच और उन साधनों में जिनके तमाम वैकल्पिक प्रयोग संभव हैं समायोजन का अध्ययन करता है अर्थशास्त्र, तब जाकर के मामला दूसरा हुआ कि ये तो चुनाव की समस्या का अध्ययन है, किफ़ायत की समस्या का अध्ययन है, आर्थिक समस्या का अध्ययन है। आपने पढ़ा है BA पार्ट 1 में परिभाषा वाले पोर्शन में बड़े विस्तार से। तो पहला कंट्रीब्यूशन क्या है मार्शल का? परिभाषा में सुधार कह सकते हो एडम स्मिथ के, ठीक है। मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र एक तरफ तो धन का विज्ञान है और दूसरी तरफ जो उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है मानव के कल्याण का शास्त्र है। मार्शल ने कहा कि अर्थशास्त्र का अध्ययन करते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम इंक्रीमेंट का अध्ययन कर रहे हैं और ऑब्जर्वेशन का स्वभाव एग्रीगेट से संबद्ध नहीं है। देखो ये भी महत्वपूर्ण है कि मार्शल ही वह पहला व्यक्ति है जिसने सीमांत का प्रयोग किया। और वो कहता है कि जब भी हम किसी चीज़ का अध्ययन कर रहे हों तो ध्यान रखिए कि हम इंक्रीमेंट से संबंधित हैं और जो हमने ऑब्जर्वेशन किया है, जैसे बाजार में आप गए और आपने किसी खरीदार के किसी व्यवहार का ऑब्जर्वेशन किया, तो अब उस खरीदार का ऑब्जर्वेशन यह वास्तव में समग्र का एक हिस्सा ही है, सबके व्यवहार को रिप्रेजेंट नहीं करता है। यह हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो यह जो इंक्रीमेंट की बात करना और कुछ हिस्से की ही बात करना, यह मार्शल पहला व्यक्ति था जिसने अध्ययन को इस तरह से प्रारंभ किया, ठीक है। मार्शल ने मार्जिन का कॉन्सेप्ट दिया, इसे सबसे पहले W. जेवेंस ने दिया था। देखो जो सीमांतवादी अर्थशास्त्री हैं, मेंजर, जेवेंस, वॉलरा, इन लोगों ने सीमांत की अवधारणा को विकसित किया, लेकिन सिस्टेमेटिक तरीके से इसका प्रयोग किसने किया? वो मार्शल ने किया। मार्शल ने कहा कि अर्थशास्त्र का उद्देश्य ऐसे यंत्र की खोज करना जिससे सिद्धांत और नीति में समन्वय स्थापित हो सके। अर्थशास्त्र के सिद्धांत के उद्देश्य मुख्यतः 3 हैं। कह रहा है कि जो सिद्धांत और नीति है दोनों के बीच समन्वय स्थापित हो सके, अर्थात जो सिद्धांत कह रहा हो वो व्यवहार में लागू भी हो सके। सीधी सी बात है। पता चला कि आप व्यवहार में कुछ है, सिद्धांत कुछ है, उनके बीच कोई तालमेल ही नहीं है। तो सिद्धांत ऐसा होना चाहिए जिसका व्यवहार से तालमेल हो, अर्थात दोनों के बीच में समन्वय हो। और सिद्धांत में 3 उद्देश्य क्या होने चाहिए? व्यापक सिद्धांत वही होता है जो सब पर लागू हो, सीधी सी बात है। व्यापकता का मतलब क्या होता है? जो चीज़ किसी पर लागू होती है वो सिद्धांत नहीं हो सकता। सिद्धांत की परिभाषा ही है कि जिसे आप जनरलाइज कर सकते हैं, जिसका सामान्यीकरण हो सकता है, तो व्यापकता है। दूसरा वास्तविकता हो, ऐसा आप हवा में कोई चीज़ न बता रहा हूँ जिसका कुछ लेना देना वास्तविकता से ना हो। तीसरा आर्थिक नीति के लिए उसका महत्व होना चाहिए। जो भी सिद्धांत बनाए वो सिद्धांत ऐसा होना चाहिए जो कोई आर्थिक नीति लागू करने में उसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो। ऐसा कोई सिद्धांत ना हो कि उससे आर्थिक नीति कोई लागू ही नहीं कर सकते हो, उसका कोई आपस में संबंध ही ना हो। मार्शल ने मूल्य सिद्धांत थियरी ऑफ वैल्यू तथा वितरण सिद्धांत थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में इसका बराबर आभास होता है। मार्शल ने स्मिथ, माल्थस, रिकार्डो, मिल्क के अर्थशास्त्र को नष्ट करने का प्रयास नहीं किया, बल्कि उसकी तो स्मिथ के प्रति श्रद्धा थी। जब कोई मार्शल से कुछ पूछता था तो वह एक वाक्य कहता था, गो एंड रीड वेल्थ ऑफ नेशंस। जाओ और वेल्थ ऑफ नेशंस पढ़ो। वेल्थ ऑफ नेशंस किसी किताब है? एडम स्मिथ। इसका मतलब ये है कि वो इसे कितना सम्मान करता रहा होगा उस किताब को, उस व्यक्ति को, कि अगर आप कोई इकोनॉमिक्स में हमसे कुछ पूछें और हम आपको बता दें जाओ उसको पढ़ लो, तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है।
मार्शल ने रिकार्डो के अर्थशास्त्र को विस्तृत करने के साथ साथ प्रतिष्ठित तथा ऑस्ट्रियन स्कूल को समन्वित करने का प्रयास किया। देखो, एक ये मार्शल के बारे में तुम ये कह सकते हो कि ये समन्वयकारी अर्थशास्त्री है। इसने झगड़ा नहीं किया, जैसे प्रतिष्ठित ने कुछ कहा, ऑस्ट्रियन स्कूल ने कुछ कहा, तो इसने न ऑस्ट्रियन को सपोर्ट किया, न एडम स्मिथ को सपोर्ट किया, न एडम स्मिथ की बुराई की, न तो ऑस्ट्रियन की बुराई की। इसने एक तीसरा रास्ता निकाला और इसने दोनों का इस्तेमाल कर लिया। इसने कोऑर्डिनेट कर दिया प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र को और ऑस्ट्रियन स्कूल को। तो जो एडम स्मिथ और उसके समर्थकों ने कहा था उसका भी इस्तेमाल किया, और जो ऑस्ट्रियन स्कूल ने कहा था उसका भी इस्तेमाल किया। अब देखो, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के मूल्य के वास्तविक लागत सिद्धांत तथा ऑस्ट्रियन संप्रदाय के उपयोगिता सिद्धांत को मिलाकर मार्शल ने समन्वयवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। अब देखो, मूल्य के सिद्धांत में तुमने पढ़ा पीछे कि एडम स्मिथ और लोगों ने कहा कि ये मूल्य लागत पर निर्भर करता है। बहुत सारी बातें कही, लेकिन अंत में क्या कहा? मूल्य लागत पर निर्भर करता है। यहाँ ये हम वो सब वास्तविक लागतों की बात कर रहे थे कि उठाने में जो कष्ट, त्याग, प्रयत्न जो भी आते हैं, या फिर बाद में ये कह दिया कि जो हर तरह की लागतें जो सम्मिलित होती हैं सबको मिलाकर कुल लागत जोड़ी जाती है, अर्थात वास्तविक लागत। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने बात कही मूल्य निर्धारण में। ऑस्ट्रियन स्कूल ने कहा कि यह उपयोगिता पर निर्भर करता है। तो लागत का संबंध उन्होंने क्या किया? तो मार्शल ने क्या किया? दोनों को यूज कर लिया। लागत के आधार पर उन्होंने जो अवधारणा उत्पन्न की उसे सप्लाई लाइन कहा गया, पूर्ति रेखा कहा गया। और सीमांत उपयोगिता के आधार पर जो रेखा उन्होंने भी उत्पन्न की, आपने देखा है कि वो मांग रेखा कही गई। तो उसने पूर्ति और मांग दोनों का प्रयोग करके ये बताया कि न तो केवल पूर्ति से मूल्य तय होता है, न केवल मांग से तय होता है, बल्कि मूल्य वहाँ तय होता है जहाँ मांग और पूर्ति दोनों आपस में बराबर होते हैं। और मांग और पूर्ति जहाँ बराबर होते हैं वहाँ मूल्य तय होता है। अर्थात ये कागज जैसे कैंची की दोनों फलकों के समान है। जैसे कैंची की एक फलक कागज नहीं काट सकती, उसी तरह केवल मांग या केवल पूर्ति मूल्य को निर्धारित नहीं कर सकता है। तो उसने क्या किया कि न प्रतिष्ठित सिद्धांत की बात कही और न ही, तो इसने समन्वय स्थापित कर दिया। मांग और पूर्ति को एक साथ प्रयोग करके ये बताया कि मूल्य कैसे निर्धारित होता है, मांग और पूर्ति से। ठीक है। और इसके अलावा इसने मटेरियल रिक्विसाइट्स ऑफ वेल बीइंग की बात की। वही मैंने आपसे बताया कि ये भौतिक सुख सुविधाओं में बेहतरी की बात कही। ठीक है। मार्शल ने कहा कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता घटती हुई होती है। मार्शल ने संतुलन शब्द पर बहुत जोर दिया। इनमें कहा जाता है कि इक्विलिब्रियम शब्द इतनी बार इस्तेमाल हुआ है उस किताब में कि अगर सिर्फ एक शब्द हटा लिया जाए इक्विलिब्रियम तो पूरी किताब ही खत्म हो जाएगी। फिर आप मिलाकर पढ़ ही नहीं पाएंगे कि इसमें था क्या। तो साम्य पर उसने बहुत फोकस किया और साम्य का उसने बहुत प्रयोग किया। एक लाइन देखिए, आर ब्रोनर ने लिखा, वन वर्ड कैन सम अप द बेसिक कंसर्न बिहाइंड मार्शल्स टीचिंग्स, द वर्ड इक्विलिब्रियम। एक शब्द आप पूरे के पूरे, अगर आप मार्शल की जितनी भी टीचिंग्स हैं, जो कुछ भी मार्शल ने कहा, अगर उसको समराइज करना हो केवल एक शब्द में तो क्या कह देंगे? इक्विलिब्रियम कह देंगे। तो उसने जितना भी सब कुछ कहा है, ही वॉज प्राइमरली इंटरेस्टेड इन द सेल्फ एडजस्टिंग, सेल्फ करेक्टिंग नेचर ऑफ द इकोनॉमिक वर्ल्ड। वो शुरू में तो इसमें रुचि लेता था कि सब कुछ अपने से समायोजित हो जाता है, उसके लिए अलग से किसी प्रभाव या किसी हस्तक्षेप या किसी दखल की जरूरत नहीं है। जॉन मेनार्ड कीन्स ने भी कहा कि मार्शल क्रिएटेड ए होल Copernicus system by which all the elements of economic universe are kept in their places
बाय म्यूचुअल काउंटर एक्शन एंड काउंटर पोजीशन। कोपर्निकस का सिस्टम यूनिवर्स के लिए इस्तेमाल हम करते हैं। तो जैसे यूनिवर्स में जितने भी ग्रह हैं, तारे हैं, नक्षत्र हैं, वो सब अपने स्थान पर जहाँ भी रहते हैं वहाँ एक दूसरे के काउंटर एक्शन और रिएक्शन से बने हुए हैं। वैसे ही उसने पूरी इकॉनमी में बताया कि जो भी फैक्टर जहाँ हैं, जो भी वह इसी तरह के एक्शन और रिएक्शन से अपने अपने स्थान पर कैसे हैं, बने हुए हैं। ठीक है। व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किसी भी प्रकार के सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता नहीं है, लेसेस फेयर काफ़ी है। वैसे भी शुरू में जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन था तो ये माना जाता था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो सेल्फ इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट था वह बड़ा पॉपुलर था कि व्यक्ति अपना हित सर्वोत्तम समझता है और उसके हित को अधिकतम करने के लिए आपको बाहर से दखल देने की ज़रूरत नहीं है, सरकार हस्तक्षेप न करे क्योंकि व्यक्ति अपना हित सर्वोत्तम समझता है। तो ये लेसेस फेयर की पॉलिसी थी। मार्शल ने सर्वप्रथम मूल्य के निर्धारण में समय तत्व के महत्व को स्वीकार किया। मार्शल ने अपने आप को इतिहास से बिल्कुल पृथक रखा। देखो, अब देखो थियरी ऑफ वैल्यू में ही मूल्य के निर्धारण में उसने कहा कि मूल्य वहाँ तय होता है, को थोड़ा सा तुमको ब्लैक बोर्ड पर दिखा दे। दिख रहा है? देखो, मूल्य के सिद्धांत में इसीलिए उसने ये कहा कि यहाँ अगर हम मांग और पूर्ति की मात्रा दिखाते हैं और यहाँ अगर हम कीमत रखते हैं, अब कहता है कि ये मांग रेखा है और इसे आपने पढ़ा है, इसी को हम सीमांत उपयोगिता भी कहते हैं ना। इसको क्या कहते हैं? सीमांत उपयोगिता कहते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि यह जो हमने उपयोगिता वाला कॉन्सेप्ट लिया, यह ऑस्ट्रियन स्कूल के अर्थशास्त्रियों ने जो उपयोगिता पर फोकस किया, तो हम मार्शल ने क्या किया, इसको वहाँ से ले लिया। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने कहा था कि यह उत्पादन की लागत, सब मिलाकर के संक्षेप में कह सकते हैं कि उत्पादन की कुल लागत है, उससे मूल्य तय होता है। तो उसने इस सप्लाई लाइन से किसको रिप्रेजेंट कराया? प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की अवधारणा को। अब कहा कि किसी एक से मूल्य नहीं तय होता, क्योंकि एक से तो ठीक उसी तरह जैसे कैंची की एक फलक कागज को नहीं काट सकती। तो अगर दोनों से तय होता है तो अब वहां तय होगा जहां की दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? काटेंगे। तो जहां मांग और पूर्ति बराबर हो जाती है, यानी इक्विलिब्रियम वहां होता है जहां डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। तो अर्थव्यवस्था में इक्विलिब्रियम शब्द जो उसने इस्तेमाल किया, जो एक तरह समझ लो कि किसी अर्थव्यवस्था की हार्ट लाइन है इक्विलिब्रियम, वह इक्विलिब्रियम वहीं तय होगा जहां मांग और पूर्ति आपस में बराबर होगी। अब इसमें कोई भी अगर डिसइक्विलिब्रियम होता है, इट मीन्स अगर कोई भी डिस्टर्बेंस होता है और डिमांड इज नॉट इक्वल टू सप्लाई, तो अर्थव्यवस्था में हलचल हो जाएगी। अब वो अगर डिमांड ज़्यादा हो गई तो कीमत तेज़ी से बढ़ेगी, अगर सप्लाई ज़्यादा हो गई तो कीमत तेज़ी से घटेगी। तो इस तरह से कोई भी असंतुलन मांग और पूर्ति में नहीं होना चाहिए, हमेशा स्तर बढ़ता रहना चाहिए। जैसे अर्थव्यवस्था में कुल 10 की मांग है, कुल 10 की ही पूर्ति रहे। अब परिवर्तन ऐसा हो कि 50 की मांग हो जाए और 50 की सप्लाई हो जाए, तो अर्थव्यवस्था का आकार 5 गुना बढ़ जाएगा। इसे तो हम विकास कहेंगे। यही अच्छी बात है कि तो सब साथ बढ़े। अगर पूर्ति बढ़ रही है तो मांग भी बढ़े। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो मार्केट इकोनॉमी थी, जो फ्री मार्केट इकोनॉमी थी, वो ये मार्केट चलती थी। आपने जेबीसी को पीछे पढ़ा कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है। इसलिए पूर्ति और मांग हमेशा बाजार में बराबर रहते हैं, कभी भी अति उत्पादन नहीं होता है। हमने ये सब बाद में पढ़ा कि कैसे अति उत्पादन हो जाता है और कैसे अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति आ जाती है, या किन्स को आप पढ़ेंगे तो वो अंडर एम्प्लॉयमेंट की बात भी करता है। बहुत तरह के कॉन्सेप्ट
बेरोजगारी के आपको मिलते हैं। तो यह जो मूल्य निर्धारण का सिद्धांत है, इसकी व्याख्या मार्शल ने की और वहाँ उसने दोनों का समन्वय किया, कोऑर्डिनेट किया और दोनों के महत्व को स्वीकार किया। न किसी की बुराई बताई, न किसी की अच्छाई बताई। ये कहा कि आप भी सही हैं, आप भी सही हैं। और वास्तव में यह ज़्यादा टैलेंटेड व्यक्ति होने का लक्षण है कि वो दो विरोधी विचार आपके पास हों और वो ये सिद्ध कर सके कि यार दोनों उपयोगी हैं, न ये बुरे हैं न ये बुरे हैं। तो उसमें एक तीसरा अप्रोच पैदा कर देना, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ऐसी व्याख्या कर देना जो अजर अमर हो जाए, फिर उस पर कोई चैलेंज नहीं है। आज भी हम मूल्य निर्धारण कैसे करते हैं? मांग और पूर्ति की थियरी पर करते हैं। कोई दूसरी थियरी आज तक हमको प्राप्त नहीं हुई। तो यह मूल्य निर्धारण का सिद्धांत है। इसके बाद दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण काम मार्शल ने किया वो है मूल्य निर्धारण में समय तत्वों की भूमिका पर किया। ठीक है, आप उसको भी देख लीजिए। इसमें बहुत सारे चित्र नहीं बने हैं, इसलिए आप इसमें बना दे रहे हैं कि हो सकता है आपको पढ़ने में आसान रहे। अब देखो, मार्शल वो व्यक्ति था जिसने बाजार में समय तत्वों की बात कही और उसने समय को अल्पकाल, दीर्घकाल, अति दीर्घकाल में विभाजित किया। ये वास्तव में जो समय का विभाजन है, ये समय का विभाजन किसी कैलेंडर से नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि एक दिन को अल्पकाल कहते हैं और 2 दिन को दीर्घकाल कहते हैं। अल्पकाल का मतलब होता है वह समय जब पूर्ति मांग के अनुरूप नहीं हो पाती। वह समय जब पूर्ति, जैसे मान लो कि 10 की मांग थी और 10 की पूर्ति थी, ये इक्विलिब्रियम था। अब मांग बढ़कर के 20 हो गई और पूर्ति 12 ही हो गई। तो ये कैसा पीरियड है? अल्पकाल है। जैसे रात को 8 बजे तुम्हारे घर में मेहमान आ जाए और कहें हम पालक सब्जी खाएंगे, तो तुम 9 बजे उल्लंघन गए तो पूरे बाजार में पालक मिलेगी? नहीं मिलेगी। ये अल्पकाल है कि तुम चाहोगे तो नहीं मिलेगी। ठीक है, अब इसमें बहुत तरह का कैटेगराइजेशन है। एक तो एकदम ही नहीं मिली 9 बजे, मान लो कोई 7 बजे आ गया होता, वो कहता पालक खाएंगे, तब जाते तो 2 किलो चाह रहे थे, लेकिन आधा किलो 1.5 किलो तो कम से कम मिल ही जाता है, तब भी अल्पकाल है, क्योंकि जितना चाह रहे थे उतना। अगर कोई सुबह बता दे कि शाम को आएंगे और अब पालक ही खाएंगे, तब तो जितना चाहोगे उतना मिल जाएगा। तो अब ये दीर्घकाल हो गया। मतलब जब तक पूर्ति और मांग बराबर ना हो तब तक वो अल्पकाल है, और जब पूर्ति और मांग बराबर हो गए तब क्या? अब वो कितना अल्प और कितना दीर्घ है, यह उसी से तय होगा कि कितना पूर्ति हो रही है, कितनी पूर्ति नहीं हो रही है। तो इसको, इस व्याख्या को मार्शल ने करके एक तरह से क्रांति ला दी पूरे मूल्य निर्धारण के सिद्धांत में। सीधे सीधे इसका मतलब जब तक ये नहीं पता था तब तक हम ये जानते थे कि यह मांग है और ये क्या है? पूर्ति है। और यह क्या है? कीमत। अब अगर पहले मांग बढ़ गई, ये हो गई D1 हो गई, तो हम सीधे जानते थे कि अब नई मांग रेखा क्या कर रही है? यहाँ काट रही है। E1 से बदल करके कहाँ काट रही है? E1 पर काट रही है। इसका मतलब कि ये हो गया Q2 मांग और पूर्ति हो गई, और ये कितनी कीमत होगी? मांग बढ़ गई तो जाहिर सी बात है भाई, कुछ तो पूर्ति बढ़ेगी, बढ़ेगी, कीमत भी बढ़ जाएगी। ये तब की स्थिति थी जब हमको ये नहीं पता था कि टाइम एलिमेंट कहीं इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन अब हम टाइम एलिमेंट इसमें इन्वॉल्व कर देते हैं, तब आप देखिए अब अगर टाइम शामिल हो जाता है बहुत ही, जैसे रात को 10 बजे मैंने आपसे कहा पालक चाहिए, अब आप रात को 10 बजे पालक लेने जाएंगे तो बाजार में जैसे ये मांग 10 किलो बढ़ी, आप देख रहे हैं बढ़ गई ना, अब तुरंत पालक तो उतनी ही रहेगी जितनी बाजार में थी, वो नहीं बढ़ेगी, केवल क्या बढ़ जाएगा? केवल मूल्य बढ़ करके P3 हो जाएगा। इसका मतलब सप्लाई रेखा में कोई ये हो जाएगी, ऐसे जा रही थी ना अभी। S1 आ रहा है नहीं आ रहा? तो ये जो S1 है तुम्हारी सप्लाई, ये देखो, ये तब है ये बिल्कुल अल्पकाल है, अति अल्पकाल है। मतलब एक भी सेकेंड तुमको टाइम नहीं मिला कि तुम कुछ कर सको। अब थोड़ा टाइम में, जैसे मैंने आपसे कहा कि मिल गया, ठीक है, शाम को ही, तो ये क्या है? ये अल्पकाल है, जिसमें थोड़ा मात्रा भी बढ़ाएगा लेकिन मूल्य भी बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये रेखा कितनी हो गई?
यस टू हो गई, ठीक है। अब लेकिन ज़्यादा नहीं बनाते हैं, मान लो थोड़ा तुमको और पहले पता चल गया, तभी रेखा कैसी हो जाएगी, यहाँ जो जा रही है ये ऐसी हो जाएगी, यस थ्री हो जाएगी। अर्थात सप्लाई और ज़्यादा बढ़ेगी लेकिन कीमत क्या होगी, और कम बढ़ेगी कीमत थोड़ा कम बढ़ेगी। यहाँ से इतना हो गया ना तो फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ। लेकिन अगर तुमको कोई 2-3 महीने तुम्हारे रिश्तेदार बताते कि आएंगे और पालक ही खाएंगे, तब तुम अपने घर में ही पैदा करो, तब क्या करो, मतलब आराम से तुमको जितना चाहो उतना मिल जाएगा। तो जितनी कीमत थी P1 उतनी ही रहेगी, और सप्लाई रेखा कैसी हो जाएगी, देखो यहाँ क्यों हो, इसका मतलब ये रेखा जो है ऐसी हो जाएगी, यस हो। दीर्घकाल ये है, दीर्घकाल में केवल लागतों के बराबर मूल्य होता है, अल्पकाल में मांग और पूर्ति के हिसाब से तय होता है, वो ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। इसलिए बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य, दीर्घकाल के मूल्य को हम सामान्य मूल्य कहते हैं और उसके पहले के मूल्य को हम बाजार मूल्य कहते हैं। देखो ये इतना ही है और ये सब ज़्यादा है ना, तो ये ज़्यादा है यानी लागत से भी ज़्यादा हो रहा है तभी तो, और ये केवल लागत के बराबर है। तो अल्पकाल में जो मूल्य होता है वह मांग और पूर्ति से तय होता है, वह तुम्हारी लागत से ज़्यादा हो सकता है। लेकिन जो दीर्घकाल में सामान्य मूल्य होता है वह लागत के बराबर होता है और कम हो सकता है। इसीलिए कहते हैं कि सामान्य लागत मूल्य और बाजार मूल्य, तो और बाजार मूल्य की क्वालिटी ये होती है कि वो सामान्य मूल्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ठीक है। तो इधर बना देते हैं इसी में, ये देखो। तो अगर आप उसको यहाँ बनाए मानो, ये देखो, तो अगर ये सामान्य मूल्य है, नॉर्मल प्राइस है, तो ये क्या हो जाएगा, ये मार्केट प्राइस है, ये बाजार मूल्य हो जाएगा, जो उसके ऊपर नीचे उसी में चक्कर लगाता रहेगा। जैसी मांग और पूर्ति होगी वैसे ये बदलता रहेगा। तो ये मूल्य निर्धारण और समय तत्वों की व्याख्या करने में मार्शल का योगदान जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे उपयोगी और सबसे व्यापक है वो ये है। ये वो यही है दीर्घकाल। अति दीर्घकाल का मतलब वो टाइम जब सब बराबर हो जाए, मांग और पूर्ति दोनों आपस में बराबर हो जाए। इसी के टाइम को हम पूर्ति के हिसाब से अति अल्प कहते हैं, अल्प कहते हैं, या अति दीर्घ कहते हैं, दीर्घ कहते हैं। वो कोई बहुत ज़्यादा साइंटिफिक कैटेगराइजेशन नहीं है, हम उसकी पूर्ति की मात्रा के हिसाब से उसको ज़्यादा या कम में डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा।